नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज का सेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है, दैट इज़ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उन सारी चीज़ों को जानेंगे जो कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? ठीक है, आपके मन में प्रश्न जरूर उठेगा, कोरियोलिस बल क्या है? तो यह एक प्रकार का आभासी बल है। ठीक है, या इसे हम विक्षेपित बल कहते हैं। आभासी मीन्स क्या कि हम इसे देख नहीं सकते हैं, हम इसे इमेजिन कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, इसके प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है, विक्षेपित बल है, डिफ्लेक्टेड फोर्स है। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। अब यहाँ हम CF लिखे हैं, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ठीक प्रवाहित वस्तु अपनी वास्तविक दिशा से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित वस्तु अपनी वास्तविक दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मीन्स डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। अब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित वस्तु का मतलब क्या है? तो सपोज कि कोई एक हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, अब विषुवत रेखा से अगर कोई वस्तु को आप उत्तरी ध्रुव की तरफ फेंकें तो ये सीधी गति से या सीधी दिशा में न जाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है। इसी को हम लोग विक्षेपित कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ। ठीक है, जब आप विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत रेखा पे खड़े हैं तो आप अगर उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपके दाईं ओर ये हो जाएगा, और अगर आप विषुवत रेखा पर खड़े होकर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देख रहे हैं तो आपकी बाईं ओर ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी वस्तुएं हैं अगर उत्तरी गोलार्ध में हैं तो वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, आइए इसे और अच्छे तरीके से हम समझते हैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। ये आपको अपनी पृथ्वी दिखाई दे रही होगी, आई होप। ठीक है, तो सपोज ये पृथ्वी पर विषुवत रेखा है। ठीक, 0 डिग्री। ठीक है, विषुवत रेखा मीन्स 0 डिग्री है। आप जैसे ही आप विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो आपके दाहिने तरफ किधर हो जाएगा? ये पूरब की तरफ। तो जो भी वस्तु उत्तर की तरफ जाएगी वो सीधी ना जाकर वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ये बाईं की तरफ, दाएं की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, सेम सिचुएशन जस्ट इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में। जब विषुवत रेखा से आप दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो आप सीधी रेखा में ना जाकर ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस चीज़ को देखें, इसे आप देखें और समझने का प्रयास करें। ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। अब इससे कोई वस्तु उत्तर की तरफ जा रही है तो स्वाभाविक है वो किधर डिफ्लेक्ट होगी, मुड़ जाएगी अपने दाईं तरफ। और अगर ये दक्षिण की तरफ अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? तो बाईं तरफ। मतलब विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर दाएं मुड़ जा रही है और दक्षिण की तरफ आने पर बाएं मुड़ जा रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी क्या कैसे घूर्णन जो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेशन कर रही है और उसके कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है उसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर आप इस मैप में भी इस पिक्चर के माध्यम से समझना चाहें तो यदि इक्वेटर से आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो ये दाईं तरफ और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो ये
बाईं तरफ मुड़ जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कोरियोलिस बल का मान निर्धारण कैसे होता है? तो कोरियोलिस बल का मान जो होता है अक्षांशीय ज्या यानी लैटिट्यूडनल साइन से निर्धारित होता है। जो त्रिकोणमिति में साइन कोस्ट टेन थीटा जो पढ़ते हैं वही साइन है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइन का मान बढ़ता है या घटता है वैसे ही कोरियोलिस फोर्स का भी मान बढ़ता है और घटता है, ठीक है। और जो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू है, मान है, वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 हो सकता है कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जिस स्थान पर, पृथ्वी के जिस स्थान पर कोरियोलिस फोर्स का मान 0 होगा उस स्थान पर जो वायु का विक्षेपण होगा वो 0 होगा। मतलब कोई वहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई मुड़ाव नहीं होगा। और जिस स्थान पर कोरियोलिस बल का मान 1 होगा उस स्थान पर जो विक्षेपण होगा हवा का या किसी भी वस्तु का वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ नोट में आप देख लीजिए कि जहाँ पृथ्वी का घूर्णन अधिक वहाँ कोरियोलिस बल कम, और जहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन कम वहाँ कोरियोलिस बल अधिक होता है। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोरियोलिस बल का मान कैसे निकालें, ठीक। एक ये भी मन में प्रश्न तो आता ही है कि कोरियोलिस बल का मान 0 से 1 तक तो होता है, लेकिन इसका मान जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो पृथ्वी पर, ये हमारा पृथ्वी है, इसके बीच में जो इक्वेटर है इसे हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। और जो त्रिकोणमिति है उसमें साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। और पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है उसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो विषुवत रेखा है उस पर कोरियोलिस फोर्स का मान जो होता है वो 0 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और यही कारण है कि विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है इस क्षेत्र में हवाएं ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करती है, ये शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्षेत्र चक्रवात से मुक्त होता है, मीन्स यहाँ चक्रवात नहीं आते हैं, ठीक। क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप विषुवत रेखा के ठीक अपोजिट विपरीत अगर ध्रुवों की तरफ देखें तो ये हमारी पृथ्वी है। अब विषुवत रेखा मीन्स 0 डिग्री था, अब आप ध्रुवों की तरफ जाएं तो 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ध्रुवों पर 90 डिग्री है उसका मान भी 1 होगा। मीन्स जो कोरियोलिस फोर्स का मान है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक 1 होगा और विषुवत रेखा पर 0 होगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स की खोज किसने की। तो जीजी कोरियोलिस ने 1835 ईस्वी में इस बल की खोज की। ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे, जो जीजी कोरियोलिस थे एक फ्रेंच इंजीनियर थे, ठीक है। अब इन्होंने बताया, क्या बताया कि पृथ्वी पर जो कोरियोलिस बल का योगदान है वो पवनों की उत्पत्ति में नहीं है बल्कि पवनों की दिशा को विक्षेपित करने में है। मीन्स पवन का जो उत्पत्ति होता है उसमें कोरियोलिस बल का कोई योगदान नहीं है, बल्कि पवन की दिशा को मोड़ने में, डिफ्लेक्ट करने में, विक्षेपित करने में कोरियोलिस फोर्स का योगदान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब पृथ्वी पर जैसे हम विषुवत रेखा मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी ध्रुवों की तरफ, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा पर ये 0 होता है यानी 0 होता है, और जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप बढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स का जो वैल्यू है, मान है, वो बढ़ते जाता है। और किसी भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु का डिफ्लेक्शन कितनी तेज़ी से होता है उसकी गति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। स्पीड पर, नॉट वेलोसिटी, उसके स्पीड पर भी निर्भर करता है। कोई वस्तु जितनी तेज गति में होगी
उतना ही तेज़ गति से वो डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब एक प्रश्न और आता है मन में कि यदि पृथ्वी पर या यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या कोरियोलिस फोर्स समाप्त हो जाएगा? जी हाँ, क्योंकि ये घूर्णन के कारण ही तो उत्पन्न हो रहा है। जब पृथ्वी का घूर्णन होगा ही नहीं तो फिर कोरियोलिस बल कैसे उत्पन्न होगा? ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।